हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर्स गर्ल। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, किस किस चीज़ों में, वैक्सीन्स में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में। तो हम लोगों को पहले इसका बेसिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले इस टॉपिक का यूनिट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, देखो अब नॉर्मल सी बात है, हमारा जो वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, और हर कंट्री में काफ़ी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उस पॉपुलेशन को काउंट करना भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कि किस ईयर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस ईयर में पॉपुलेशन कम हो रही है, कहाँ पे किस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, किस कंट्री में लैंड का एरिया ज़्यादा है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। मतलब डेमोग्राफी सिंपल टर्म में देखें तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में क्या क्या देखेंगे, कितना उनका अमाउंट है, कितना लैंड कवर किया गया है, ठीक है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने जेंडर वहाँ पे हैं इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं थ्योरी से। डेमोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, डेमो और ग्राफी। डेमो का मतलब पीपल, ग्राफी का मतलब मेजरमेंट, पिक्चर, तो लोगों को मेज़र करना, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी, देयर कॉम्पोजिशन, कि वो कितने कहाँ पे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितना साइज़ है, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ डेमोग्राफी, किन किन चीज़ों से हम डेमोग्राफी को पता लगा सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं डेमोग्राफी के, ठीक है, कौन कौन से हैं, साइज, कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम डेमोग्राफी को पता लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी, साइज़, कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। साइज़ में क्या आएगा कि साइज़ किस ईयर में लोगों का साइज़ बढ़ा है किसी स्टेट में या फिर किसी कंट्री में, और किस ईयर में बढ़ा है, तो साइज़ इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा मैंने थ्योरी पार्ट नहीं लिखा, क्योंकि इतना पढ़ लो, इतना पढ़ने से ध्यान रह जाएगा सब कुछ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर समझ में भी नहीं आ पाता। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब कितने सेक्स के लोग वहाँ पे हैं, मेल ज़्यादा है या फिर फीमेल ज़्यादा है, किस एज ग्रुप के लोग किस कंट्री में ज़्यादा हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेरिटरी, कितना लैंड, किसी कंट्री के पास कितना लैंड है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एलिमेंट्स क्या हो गया, किस किस चीज़ों के थ्रू हम डेमोग्राफी को स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो गई वहाँ पे हमारी, साइज़, कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे। अब क्या हो गया, सोर्स ऑफ डेमोग्राफी। सोर्स ऑफ डेमोग्राफी क्या हो गया, किस किस की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम किस किस चीज़ से एग्ज़ाम देते हैं, पेन पेंसिल, है ना। तो सोर्स ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मेन सोर्स क्या है, किस चीज़ से हम स्टडी कर रहे हैं, तो कौन कौन सा है, सेंसस, नेशनल सैंपल, सर्वे रजिस्ट्रेशन। सेंसस में क्या हो गया, जनगणना, हर घर में जाके पूछना कि कहाँ पे कितने लोग प्रेजेंट हैं। मतलब ये सोर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स में हमारा पहले तो हो गया जनगणना, पॉपुलेशन सेंसस, हर घर में जाके पूछना कहाँ पे कितने लोग हैं और पिछले साल कितने थे, इस साल कितने, उनको कंपेयर करना। नेशनल सैंपल, जितने भी हमारे नेशनल सैंपल हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी स्टडी करना। और सर्वे रजिस्ट्रेशन, सर्वे करके सबका रजिस्ट्रेशन करना और फिर उसको देखना कि कितने लोग बढ़े हैं घटे हैं, पूरा उनका साइज़ देखना। अब क्या आ गया हमारा डेमोग्राफिक प्रोसेस। हमारा डेमोग्राफी मेनली 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी, फर्टिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ पीपल टू कंसीव, ठीक है। फर्टिलिटी मतलब कि वो कंसीव कर पा रहे हैं कि नहीं। मॉर्बिडिटी मतलब कितनी डिजीज स्टेज हैं लोगों की। मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट ऑफ पीपल। माइग्रेशन मतलब कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। और मैरिज मतलब कितने लोग मैरिड हो रहे हैं, मैरिड करके शादी करने के बाद कहाँ से वो, मतलब अगर लोग शादी करेंगे तो माइग्रेट भी तो करेंगे ना। तो मैरिज भी एक तरीके का डेमोग्राफिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन से हो गए हमारे 4M और F, मैरिज, मॉर्बिडिटी, मोर्टैलिटी, माइग्रेशन एंड फर्टिलिटी। ये हमारे सारे क्या हो गए, डेमोग्राफिक प्रोसेस।
अब हमें पढ़ना है डेमोग्राफिक साइकिल, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इट इज़ फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड। नॉर्मल सी बात है, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सब कुछ पूरे वर्ल्ड में ही फैला हुआ है ना। डेमोग्राफी पूरे वर्ल्ड की स्टडी करनी होती है हमें, पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, तो डेमोग्राफिक साइकिल क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है ये। अब इसमें क्या होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल होती क्या है, लोगों की स्टडी की साइकिल, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उन लोगों की साइकिल क्या है, कहाँ पे वो बढ़ रहे हैं, किस टाइम पे वो घट रहे हैं, किस टाइम पे ये कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम हो रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें पढ़ना है यहाँ पे डेमोग्राफिक साइकिल में। इसको मैं आप लोगों को सिंपल करके बता। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है, ऐसी साइकिल जो हमें लोगों की स्टडी करने के काम आए, ठीक है। हम जनगणना के थ्रू, नेशनल सैंपल के थ्रू, सर्वे के थ्रू लोगों को स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी हम साइकिल भी बनाते हैं ना, कि इस ईयर में रेट बढ़ा है, बर्थ रेट डेथ रेट सेम हुआ है, इस ईयर में बर्थ रेट कम हुआ है, इस ईयर में डेथ रेट कम हुआ है। तो वो पूरा साइकिल बनाना, उस पॉपुलेशन की स्टडी को साइकिल से रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलेंगे डेमोग्राफिक साइकिल। तो डेमोग्राफिक साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, देखो हमारे इसमें हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं, बर्थ रेट यूज़ करते हैं और हम डेथ रेट यूज़ करते हैं। बर्थ रेट मतलब कितने अमाउंट का बर्थ हुआ, डेथ रेट मतलब कितने लोगों की डेथ हुई, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या आता है, हाई स्टेशनरी फेज। हाई स्टेशनरी फेज, हाई स्टेशनरी फेज में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट है, तो इसमें हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, ऐसा स्टेज जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ली एक्सपेंडिंग फेज। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, that phase in which birth rate is more and death rate is less. So इसमें हमारा बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा ऐसा फेज आएगा जहाँ पे बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी है, लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट। इसको हम बोलेंगे लेट एक्सपेंडिंग फेज। लेट एक्सपेंडिंग फेज, लेट एक्सपेंडिंग फेज में क्या होगा, बर्थ रेट भी हो रही है, लोगों के बर्थ भी हो रहे हैं, लोगों की डेथ भी हो रही है, लेकिन बर्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, ठीक है। फिर हमारा एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे बर्थ, अब हमारा सारे कंडीशन हो गई, बर्थ डेथ सेम हो गई, बर्थ बढ़ रहा है, बर्थ ज़्यादा हो रहा है डेथ के कंपैरिजन में। फिर हमारी एक ऐसी फेज़ आएगी जहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो जाएगा, डेथ रेट भी कम हो जाएगा। उस फेज़ को हम क्या बोलेंगे, लो स्टेशनरी फेज़, ठीक है, लो स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज में दोनों चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, या तो दोनों बढ़ रही है, दोनों घट रही हैं, या फिर दोनों ही सेम है। तो हाई स्टेशनरी फेज में क्या था, दोनों सेम था। लो स्टेशनरी फेज में क्या था, दोनों ही कम हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज, अब डिक्लाइनिंग फेज से नाम से पता चल रहा है ना, डिक्लाइन हो गया सब कुछ, बर्थ रेट भी बिल्कुल कम हो गई और डेथ रेट, मतलब कि बर्थ रेट तो बिल्कुल कम है ही, डेथ रेट बढ़ गई यहाँ पे हमारी। तो डेथ रेट इज़ मोर एज कंपेरिजन टू बर्थ रेट। तो उसके बाद हमारी फिर स्टेशनरी फेज आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी स्टेज थी, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। हाई स्टेशनरी फेज जहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम थे। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, अर्ली एक्सपेंडिंग फेज में बर्थ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट कम था। फिर हमारा आता है लो एक्सपेंडिंग फेज। लो एक्सपेंडिंग फेज में क्या आता है, बर्थ रेट बढ़ रहा है एज कंपेरिजन टू डेथ रेट। यहाँ पर तो डेथ हो रही थी, ठीक है, हो ही नहीं रही थी, सॉरी, यहाँ पे डेथ हो रही है लेकिन एज कंपेरिजन टू बर्थ कम हो रही है। फिर हम आता है लो स्टेशनरी फेज। लो स्टेशनरी फेज में बर्थ और रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो रही थी। फिर हमारा आता है डिक्लाइनिंग फेज, जिसमें डेथ रेट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू बर्थ रेट। तो इसी को पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ क्या होता है, नाम से लग रहा है मदर की और चाइल्ड की हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ठीक है।
तो WHO ने डिफ़ाइन किया है मैटरनल हेल्थ को एज, किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि वुमेन की हेल्थ प्रेगनेंसी के टाइम, वुमेन की हेल्थ प्रेगनेंसी के टाइम, बर्थ के टाइम मतलब पार्चुएशन के टाइम, और बर्थ के बाद जो पोस्ट नेटल है, उन तीनों में वुमेन की हेल्थ सेम रहे, मतलब अच्छी रहे, सेम नहीं सॉरी अच्छी रहे, उसको बोला गया है WHO ने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। सो WHO डिफाइन मैटरनल हेल्थ एज हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग बर्थ एंड ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड। अब इसमें हमारा होता क्या है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ? द सर्विस डेट इंक्लूड promoting and giving rehabilitation facility for mother and child is called mother and child health program। ऐसी सर्विस, अब अलग अलग प्रोग्राम भी तो गवर्नमेंट ने मेंटेन करे हैं ना कि वुमेन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर मेडिसिन आई जाएँ, ठीक है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सप्लाई हो मदर को प्रेगनेंसी के टाइम भी, प्रेगनेंसी के बाद भी। तो ऐसी सर्विस जहाँ पे रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी दी जाती है, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी मतलब ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जाती है या फिर प्रिवेंशन की फैसिलिटी दी जाती है मदर को और चाइल्ड को कि उनकी मॉर्बिडिटी रेट कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का? दो चीज़ मतलब कि देखो ये सारे इम्पोर्टेंस ही हैं हमारे, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सारे हमारे इम्पोर्टेंस ही हैं। अब इम्पोर्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? मदर एंड चाइल्ड हेल्थ शुड बी गिवन टॉप प्रियोरिटी। मदर और चाइल्ड हेल्थ को टॉप प्रियोरिटी मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रियोरिटी मतलब कि सबसे आगे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मदर और चाइल्ड वल्नरेबल ग्रुप आते हैं, वल्नरेबल मतलब सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ग्रुप है, क्योंकि चाइल्ड की बर्थ के टाइम पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम चाइल्ड का वीक होता है, ठीक है, और बर्थ देते टाइम ये हो सकता है कि मदर को कोई भी डिजीज़ इफेक्ट कर जाए। तो वल्नरेबल ग्रुप हैं ये, इसलिए इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ, बाय इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, हेल्थ ऑफ फैमिली। अब देखो ये पॉइंट भी समझ में आ रहा है ना, अगर मदर की हेल्थ सही रहेगी तो फैमिली की भी हेल्थ सही रहेगी, फैमिली की हेल्थ सही रहेगी तो उससे उनका वर्क भी मेंटेन रहेगा और कम्युनिटी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है, उनकी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी मेंटेन रहेगी। तो बाय इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, अगर मदर और चाइल्ड की हेल्थ सही रहेगी तो फैमिली की हेल्थ भी सही रहेगी, फैमिली की हेल्थ सही रहेगी तो उनके आगे आने वाली कम्युनिटी की हेल्थ सही रहेगी, ठीक है। अब इनका मेन एम क्या होता है मदर और चाइल्ड हेल्थ का? माल न्यूट्रिशन को कम करना। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसी कंडीशन जहाँ पे बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, वो क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड पर्सन नहीं खाता, उसकी वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी में कम हो जाती है, वही उसको अवॉइड करना, माल न्यूट्रिशन को अवॉइड करना। सर्वाइवल ऑफ चाइल्ड को इंक्रीज़ करना कि चाइल्ड की सर्वाइवल रेट बढ़ जाए और डेथ रेट और मॉर्बिडिटी रेट कम हो जाए। कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना, अगर चाइल्ड और मदर की हेल्थ मेंटेन रहेगी तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो होगी ही नहीं, ठीक है। वेल मेंटेन्ड कंडीशन में अगर बर्थ होगा चाइल्ड का तो डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होंगे। प्रमोटिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेफ मदरहुड एंड इंश्योर हेल्दी चाइल्ड बर्थ। और क्या होता है हमारा? मॉनिटर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड और रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? डेमोग्राफी क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, उसको एक नाम दिया गया है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी साइकिल क्या होती है? साइकिल में डिफरेंट फेजेस आते हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को WHO ने क्या डेफिनेशन दी है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? ब्रेस्ट फीडिंग। क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग? एक तरीके का मेथड होता है जिसकी हेल्प से किसी भी बेबी को पूरा न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है। इट इज़ द बेस्ट वे टू सेटिस्फाई द न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ बेबी। तो ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट वे होता है जिसकी हेल्प से किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। जब प्रेगनेंसी के बाद जो पहला ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क प्रोड्यूस होता है उस मिल्क को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम,
COLESTRUM। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, ये डेफिनेशन आ सकती है. व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम? कोलेस्ट्रॉम इज द मिल्क दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ आफ्टर प्रेगनेंसी, दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी. एंड ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉम होता है ये येलो कलर का होता है. नॉर्मल मिल्क से येलोइश होता है, मतलब पूरा येलो नहीं बोलेंगे, येलोइश होता है ये. और इसमें प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिशन, क्या क्या पाया जाता है इसमें, न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स और सारे मतलब मोस्ट अमाउंट की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो बेबी को हेल्प करती हैं डिजीज़ से फाइट करने के लिए. ठीक है, तो यहीं पे ये चीज़ मैंने लिखी है, मदर मिल्क कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रपोर्शन. ठीक है, नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी. अब करेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या है, जितने भी ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क में न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, जितनी भी एंटीबॉडीज़ होंगी, माइक्रोबायोटा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेसेसरी जो होते हैं वो वाले होंगे, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्रॉपर अमाउंट में होते हैं जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, वो भी दो टाइप की होती है ना, एक तो नॉर्मल डिलीवरी, एक होती है सी सेक्शन सिजेरियन जो सर्जिकल होती है. तो नॉर्मल डिलीवरी के 30 मिनट बाद, इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी 30 मिनट बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं. इन केस ऑफ सी सेक्शन वहाँ पे 4 आवर्स के बाद मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं. तो नॉर्मल डिलीवरी के हाफ आवर बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं और सी सेक्शन के 4 आवर्स बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं. ठीक है, अब कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ ये बताती हूँ मैं यहाँ पे. ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं. उनमें से जो मोस्टली ओवम को डेवलप करने के काम आते हैं, वो फिर मिल्क प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. 3 हम यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे रिलेटेबल हैं. एक होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, एक होता है हमारा इस्ट्रोजन, एक हमारा होता है प्रोलैक्टिन. इस चीज़ को ध्यान से सुनना. अगर प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ओवम मतलब फीमेल गैमेट को डेवलप करवाने के में हेल्प करते हैं. ठीक है, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है. जब प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है. मतलब प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन बैरियर्स हैं प्रोलैक्टिन के, ये दोनों प्रोलैक्टिन को नहीं बनने देते. अब क्या होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन मतलब आफ्टर बर्थ के देने के बाद फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है. अगर इनका लेवल कम होगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा, और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. तो यही एक तरीके का वो है कि एक्सप्लेनेशन है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में ये दोनों हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं. लेकिन बर्थ के बाद इनका लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और इनका डिक्लाइन होगा तो इसका लेवल बढ़ेगा और मिल्क प्रोडक्शन होगा. ठीक है, अब कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क मैंने ऊपर ही बताया था क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है. एंटीबॉडीज, प्रोटीन, सॉल्ट, विटामिन, ह्यूमन मिल्क माइक्रोबायोटा. ह्यूमन मिल्क माइक्रोबायोटा मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मदर से बेबी में ट्रांसफर होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प में काम आते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. अब ब्रेस्ट फीडिंग का 2 इंपॉर्टेंस होता है, मदर के लिए भी अलग इंपॉर्टेंस होगा और बेबी के लिए भी डिफरेंट इंपॉर्टेंस होगा. अब क्या क्या होता है इसके इंपॉर्टेंस, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ करूँगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. बेबी के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है कि बेबी को प्रॉपर अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, विटामिन, लैक्टोज और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये प्रॉपर अमाउंट के मिल जाते हैं. और ये जो बेबी मिल्क होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट के एंजाइम्स पाए जाते हैं. एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करते हैं. तो ये जो मिल्क है ईजिली डाइजेस्टेबल होता है और बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज है कि ईजिली डाइजेस्टेबल है, ईजिली एसिमिलेटेड हो जाता है. और क्या होता है, बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, IQ लेवल मेंटेन करने के लिए होता है, हार्ट अटैक के चांसेस
कम होते हैं बेबी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो मिल्क है ज़्यादा हैवी नहीं होता। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की मसल्स डाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट काम नहीं कर पाता। लेकिन इसमें तो हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन है, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है, तो वो न्यूट्रिएंट्स हार्ट तक जा रहे हैं और हार्ट काम करता है प्रॉपरली, तो इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। एलर्जी के चांसेस और अस्थमा के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो एलर्जी और अस्थमा को कम करती हैं। वेट गेन भी प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट मिल्क बेबी का। मदर के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी मदर के लिए हमारी इंपॉर्टेंस होगी कि जो बेबी मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करता है प्लासेंटा एक्सपल्जन। बर्थ के बाद प्लासेंटा क्या होता है, जो बेबी को मदर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये तो हमारा एम्ब्रियो, ये हमारा होता है, एक तो होती है हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड, एक हमारी होती है प्लासेंटा। ये हमारा बेबी हो गया, ये मान लो ये यूट्रस हो गया। यूट्रस मतलब मदर फॉर्म, जो मदर को, जो बेबी को, और ये देखो बेबी को प्लासेंटा से कनेक्ट करके रखता है। ये हमारा होता है प्लासेंटा, जो यूट्रस पे कनेक्ट रहता है। अब जो बेबी को प्लासेंटा से कनेक्ट करके रखता है उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड को बेबी से कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रस पर अटैच रहता है, जो बेबी को मदर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में वो सप्लाई करता है मदर से बेबी को। ठीक है, तो प्लासेंटा एक्सपल्जन में भी बर्थ के बाद इंपॉर्टेंट होता है कि प्लासेंटा बॉडी से, फीमेल बॉडी से निकल जाए, तो इसमें भी हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें भी हेल्प करता है। रिड्यूस पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग, डिलीवरी के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी रिड्यूस, मतलब कि पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग को भी ये कम करता है कि ब्लीडिंग ना हो। इट रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्राइन कैंसर। इट प्रमोट मदर अगेंस्ट ईस्ट्रोप्रोसिस एंड यूटीआई, और इट हेल्प मदर टू लूज एडिशनल फैट दैट एक्यूमुलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सारे पॉइंट्स तो नॉर्मल से ही हैं, इनमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप लोग उसको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, इल इफेक्ट ऑफ बॉटल फीडिंग। मिल्क सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटीट्यूट्स जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क को सब्सटीट्यूट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फीमेल बॉडी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा नहीं बन पाता, प्रोलैक्टिन ज़्यादा नहीं बनेगा तो क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा। अब अगर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेबी को मिल्क सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मिल्क सब्सटीट्यूट मतलब ऐसे मिल्क जो ब्रेस्ट मदर के मिल्क को सब्सटीट्यूट कर दें। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं इसमें, फार्मेसीज में काफ़ी लोगों ने देखा होगा, लैक्टोजन होता है, नैनप्रो होता है, डेक्सोलैक होता है, डेरोलैक, ये सारे के सारे हमारे मिल्क सब्सटीट्यूट होते हैं, जिसको प्रॉपर रेशियो में वाटर में मिला के बेबी को दिया जाता है ताकि बेबी के न्यूट्रिशन नीड कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो यहीं पर लिखा है एनी फूड बीइंग एडवर्टाइज्ड और रिप्रेजेंटेड एज पार्शियल और टोटल सब्सटीट्यूशन ऑफ मदर मिल्क, ऐसा कोई भी मिल्क जो मदर मिल्क को सब्सटीट्यूट करने में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं मिल्क सब्सटीट्यूट। अब इसमें भी प्रॉपर अमाउंट का शुगर प्रोटीन दिया जाता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मदर मिल्क ये लेस इफेक्टिव होता है। इसके भी इल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इल इफेक्ट क्या होगा कि इसमें क्या होता है, फैट का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से बेबी में ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, जो बेबी बाहर का मिल्क ज़्यादा यूज़ करता है वो ओबेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मिल्क में इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मदर मिल्क। और क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे, इसमें एंटीबॉडीज़ कम होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जब कोई एंटीजन, कोई आउटर सब्सटेंस बॉडी में आता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, ऐसे सब्सटेंस बनाती है कि उसको किल कर दे। तो जो बॉडी सब्सटेंस बनाती है ना उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ आर सब्सटेंस that are produced by body to kill harmful substance in body। ठीक है, ये हमारा जो मिल्क सब्सटीट्यूट्स होते हैं वो उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती। इनको क्लीनिंग इश्यूज भी चाहिए होते हैं, मतलब जो जिसमें हम मिल्क को डालते हैं उस सब्सटेंस जो बॉटल होती है उनको क्लीन करने में पूरा प्रोसीजर होता है। उन्हें वार्म वाटर में बॉईल करना होता है, बॉईल करने के बाद दिया जाता है। अगर उसे बॉईल नहीं किया जाए तो चांसेस होते हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेजन हो जाए
और वो बेबी के अंदर जाएगा डायरेक्टली और बेबी को हार्म करेगा। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव मेथड है ये, डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मदर मिल्क। और एक और होता है इसमें, कभी कभी इंजेक्शन के टाइम पे ही चांसेस होता है कि बेबी एयर को इंजेस्ट कर ले। जब बेबी सक करता है बॉटल मिल्क, उस टाइम पे चांसेस होते हैं कि बेबी एयर सक कर ले, और एयर जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है तो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज कर, मतलब कंडीशन कॉज कर सकती है, डिजीज़ नहीं कंडीशन कॉज कर सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस, डायरिया, एसिडिटी, ये सारी कंडीशन कॉज हो सकती हैं हमारी। चोकिंग की भी कंडीशन होती है इसमें। चोकिंग मतलब कि खाना खाते वक्त धक्का आ जाता है ना हमारा, उसको हम चोकिंग बोलते हैं। तो चोकिंग की भी चांसेस इसमें होते हैं, टूथ डिके की भी चांसेस होती हैं। और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? लंग इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी, ओबेसिटी, ये सब कुछ मिल्क सब्स्टिट्यूट से हो सकती है बस। और इसमें एक और चीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी तो इस यूनिट में, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या होगा फार्मासिस्ट का? देखो, प्रेगनेंसी से पहले, प्री प्रेगनेंसी, फार्मासिस्ट का रोल होगा कि मदर को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताए और उनको प्रोवाइड करे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फिर क्या आ जाता है हमारा? प्रेगनेंसी का टाइम। प्रेगनेंसी के टाइम पे फार्मासिस्ट का रोल होता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, वो मदर को प्रोवाइड करे। ठीक है, एसेंशियल आइटम जितने भी मदर की रिक्वायरमेंट में हैं वो प्रोवाइड करे, प्रॉपर वैक्सीन्स प्रोवाइड करे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाए, जितने भी मदर के पास जितने भी सामान जा रहा है फार्मेसी से, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करे और फार्मेसी में रखे उसकी एक रिपोर्ट, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तो उस रिपोर्ट से पता लग जाए कि ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जो मदर के लिए हार्मफुल थी। ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम, पार्चुरेशन मतलब बर्थ के टाइम, बर्थ के टाइम सारी ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करना फार्मेसी का काम होता है। फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? सारी ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करना जो लेवल को बढ़ाए, ठीक है, पेन को बढ़ाए मदर के। तो कौन कौन सी क्या क्या होती है इसमें सब्सटेंस? ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करना जो पेन को बढ़ाए और मेडिसिन का डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना। फिर होता है बर्थ के बाद और इन्फेंसी के टाइम, क्या क्या रोल होगा फार्मासिस्ट का? यही होगा, मेडिसिन सप्लाई करना, डॉक्टर से कंसल्ट करवाना मदर को, अगर कोई भी मेडिसिन अदर देन न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स मदर के पास जा रही है तो उसको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना, फिर मदर को देना। ठीक है, ये सारे रोल होते हैं फार्मासिस्ट का मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में। तो इसमें हमने हाफ यूनिट पढ़ लिया, अब हाफ यूनिट में पढ़ेंगे हम वैक्सीन्स और उसके बारे में। So thank you guys, stay connected and please do comment on the comment box and tell me that whether you like this video or not. So thank you very much.